नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का साइंस चैप्टर 7 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी चैप्टर्स हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 वो सारे के सारे का क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा। इसका नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 का जो भी पाठ पुस्तक का जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो कि आपके पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर है, उसका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देखने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हम जीवधारियों का वर्गीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवधारी होते हैं। ठीक है, और इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हम एक एक करके विचार नहीं कर सकते। इसके लिए इन्हें इनकी समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, या रखते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं। इसको फटाफट आंसर को नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना नोट्स बना सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अपने चारों ओर फैले जीव रूपों को विभिन्नता के 3 उदाहरण दे। तो अपने चारों ओर फैले जीव विभिन्नता के 3 उदाहरण पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर किस प्रकार से हो जाएगा देख लीजिए। अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, यूग्लिन, पोटेशियम केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। तो नीली हवेल 30 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, यह अलग अलग प्रकार से क्या हो रहा है, एक कोशिकीय ये सब जीव है। इसमें क्या हो रहा है कि ये सब जीव जो हमारे आसपास हमारे आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका रूप अलग अलग है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, लाइकन छोटे धब्बे के समान दिखाई देते हैं। तो कैलिफोर्निया के रेडवुड पेड़ 100 मीटर लंबे होते हैं। उसी प्रकार 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका कि मच्छर का जीवन काल कुछ दिन का होता है तो कछुआ 300 साल तक जीवित रह लेता है। सिकोया जैसे वृक्ष तो हजारों साल तक जीवित रहता है। ठीक है, तो ये सब आंसर आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब पाठ्य पुस्तक का प्रश्न उत्तर है कितना, पृष्ठ संख्या 92, मतलब पेज संख्या 92 का है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पेज संख्या हम लोग 92 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं। अब एक में दिया है कि उनका निवास स्थान, या दूसरा उनकी कोशिका संरचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जीवों का जो वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण होता है उसका क्या होता है, कोशिका संरचना होता है। मतलब ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण का आधार बनाया गया है। तो प्रारंभिक विभाजन के लिए हम लोग जीवों का किस मूल लक्षण का आधार बनाया गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवों का प्रारंभिक विभाजन के लिए मूल लक्षण उनकी कोशिकाओं की प्रकृति प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी के आधार बनाया गया है। ठीक है, तो इसको फटाफट इस आंसर को नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों के एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है। तो इसको किस आधार पर रखा जाता है, तो जंतुओं को भोजन ग्रहण करने के अनुसार और वनस्पतियों को भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार और शारीरिक रचना में विभिन्नता के कारण एक दूसरे से क्या रखा जाता है, भिन्न वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये अब पेज संख्या 93 का है। ठीक है, 93 का पेज संख्या 93 का क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि आदिम जीव किन्हें कहते हैं, ये तथा कथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है। तो आदिम जीव किसे कहते हैं, तो जिन जीवों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है उनको हम लोग आदिम जीव कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग बिल्कुल याद रखिए कि आदिम जीव हम लोग किसे कहते हैं। तो जिन जीवों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आदिम जीव कहते हैं। किंतु ऐसे जीव जिनकी शारीरिक संरचना विकास के दौरान पर्याप्त परिवर्तन हुआ है उनको क्या कहते हैं, उन्नत जीव कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग से यहाँ पर क्या पूछा गया था, आदिम जीव किन्हें कहते हैं। ठीक है, और उन्नत जीव के बारे में पूछ लिया गया था तो वो भी हम लोग बता दिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कि 2 नंबर की क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं। ये क्वेश्चन है कि क्या उन्नत जीव और जटिल जीव जो होते हैं वो एक ही होते हैं। तो हाँ,
उन्नत जीव और जटिल जीव एक ही होते हैं, क्योंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए उन्नत जीव को जटिल जीव भी कहा जाता है। उन्नत जीव को शारीरिक संरचना में काफ़ी बदलाव दिखाई पड़ते हैं। इन जीवों को उच्च जीव भी कहते हैं, उच्च जीव भी कहते हैं, जटिल जीव भी कहते हैं और उन्नत जीव भी कहते हैं। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसको आंसर को फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अगर यहाँ से आप लोग नोट कर पा रहे तो बहुत अच्छी, नहीं तो वेबसाइट से जाकर वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके वहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग को बार बार लिखा जा रहा है कि डाउनलोड नोट्स फ्रॉम कहाँ, www.bharsaacademy.online, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पाठ संख्या हम लोग किस में जाएंगे, 96 पेज संख्या निकाल लीजिए, उसमें पाठ्य पुस्तक के उत्तर है, इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर यह कि मेनेरा तथा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या है। मेनेरा तथा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण का मापदंड क्या है। तो देखो मेनेरा जो है ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं तथा केंद्रक एवं अन्य कोशिकांग झिल्ली से आवरण युक्त नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोटिस्टा जीव होता है, ठीक है, वो ऐसे जीव को हम लोग एक कोशिकीय जीव है लेकिन जिनके केंद्रक एवं अन्य कोशिकांग झिल्ली से भी ढके होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आंसर को फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मोनेरा तथा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण का मापदंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोटी जीव को क्या आप जगत में रखेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोटी जीव को प्रोटिस्टा जगत में हम लोग रखेंगे। किस जगत में रखेंगे, तो प्रोटिस्टा जगत में हम लोग रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के विभिन्न पादनुक्रमों में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे ज़्यादा संख्या में जीवों को रखा जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्गीकरण के विभिन्न पादनुक्रमों में जाति समूह से सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और जगत समूह में सबसे ज़्यादा संख्या में जीवों को रखा जाता है। तो सर्वाधिक समान लक्षण वाले को कहाँ पर रखा जाता है, सबसे कम जीवों को रखा जाता है, और जगत समूह में किसको रखा जाता है, ज़्यादा संख्या वाले जीवों को रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए जाति समूह में हम लोग रखते हैं सबसे कम वाले जीव को, और जगत समूह में रखते हैं सबसे ज़्यादा वाले जीव को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पेज संख्या आप लोग 99 देखिए, उसका क्वेश्चन आंसर है। तो उसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर है यहाँ पर ही। पहला क्वेश्चन है कि सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है। सरलतम जो पौधा है उसको किस वर्ग में रखा है, तो सरलतम पौधा जो है जीवाणु तथा नीले हरे सवालों का, उसको मेनेरा जगत में रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए टेरिडोफाइट और फेनरोगेम में क्या अंतर है। तो टेरिडोफाइट और फेनरोगेम में निम्नलिखित अंतर है, क्या क्या है देख लीजिए। ये जो टेरिडोफाइट है इनमें इन पौधों में फूल नहीं होते और बीज नहीं उत्पन्न करते हैं, और ये जो होते हैं इनमें पुष्प और बीज को धारण करते हैं, मतलब ये फूल भी होते हैं इनमें और ये बीज उत्पन्न करते हैं। दूसरा इसका क्या हो जाएगा, ये फर्न का पौधा इसके मुख्य उदाहरण है, इसमें टेरिस लेजिनेला आदि आते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इस वर्ग में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से निम्न प्रकार से भिन्न है। कैसे, तो देखिए इनमें जो होता है इसमें बीज फलों के अंदर बंद नहीं होते, इसका जो बीज होता है वो फलों के अंदर बंद नहीं होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में बीज जो होता है वो फलों के अंदर बंद होता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पाइनस, सीडरस आदि। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, गेहूँ चावल आदि। गेहूँ चावल इस सब जो होता है इसका जो बीज रहता है वो क्या रहता है, फल के अंदर बंद रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अब पाठ्य पुस्तक आप लोग पेज संख्या 105 निकाल लीजिए, वहाँ का क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन वहाँ देखिए, यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है। तो पोलीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में निम्नलिखित अंतर है, क्या क्या है। तो इनकी शारीरिक संरचना अति सरल होती है जिसमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता, और इनकी शारीरिक संरचना जो होती है संगठन उत्कीय उस स्तर का होता है। उसी प्रकार दूसरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब दूसरा
लाइन क्या हो जाएगा, इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र होते हैं और इनके पूरे शरीर में देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट नोट कर लीजिए, 3 नंबर का आंसर हो जाएगा, सॉरी 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इनका तीसरा क्या हो जाएगा, इनके शरीर में नाल प्रणाली होती है और शरीर कठोर आवरण से ढका होता है। इनका शरीर 2 परत आंतरिक और बाह्य से बना होता है। ठीक है, इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एनिलिडा के जंतु ऑर्थोपोडा के जंतुओं से किस प्रकार भिन्न है। तो एनिलिडा के जंतु जो है ऑर्थोपोडा के जंतुओं से निम्न प्रकार से भिन्न कैसे हैं। तो देख लीजिए, इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, इनमें वास्तविक देह गुहा नहीं होता है तथा देह गुहा रक्त से भरी होती है। ठीक है, इनके पैर जुड़े हुए नहीं होते और इनके पैर जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। इनमें बाह्य कंकाल अनुपस्थित होते हैं, इनमें बाह्य कंकाल उपस्थित होते हैं। ठीक है, फटाफट इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अब क्या है, क्वेश्चन है कि जल स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है। ठीक है, तो जल स्थलचर और सरीसृप में निम्न अंतर है क्या क्या है, तो वो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। ये जल तथा थल दोनों में रहते हैं और ये जल तथा थल में अलग अलग रहते हैं, परंतु ये उभयचर नहीं है। दूसरा हो जाएगा ये जल में अंडा देते हैं, इसका दूसरा क्या हो जाएगा, ये जल से बाहर अंडे देते हैं। तीसरा ये हो जाएगा इनमें श्वसन गिल्स तथा फेफड़ों द्वारा होता है, इनमें श्वसन केवल फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, मेढक, सेलेमेंडर आदि। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सांप, कछुआ, छिपकली आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पक्षी वर्ग तथा स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है। तो पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में निम्नलिखित अंतर है क्या क्या है, देख लीजिए। पहला हो जाएगा पक्षी वर्ग का शरीर में शरीर जो होता है पंखों से ढका होता है। स्तनपायी वर्ग का शरीर पर बाल युक्त त्वचा पाया जाता है। ठीक है, उसी पर अगर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा कि इनके आगे का 2 पैर पंख में परिवर्तित हो जाता है और इनमें दुग्ध ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है। इनमें नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती है। तीसरा इसका क्या हो जाएगा, पक्षी वर्ग जंतु अंडे देते हैं, इसका हो जाएगा स्तनपायी वर्ग जंतु अपने जैसे शिशु का जन्म देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, मुर्गी, कबूतर आदि। इसका क्या हो जाएगा, मनुष्य, गाय, चूहा आदि। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अब अभ्यास का प्रश्न उत्तर आ जाएगा जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और तब तक आप इस पूरे वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो चैनल पर तो, और अपने दोस्तों को भी इस नोट्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना नोट्स कंप्लीट कर सकें। अगर नोट्स आपको किसी प्रकार समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप वेबसाइट पर जाकर इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो, या वहाँ पर भी पूरा लिखा हुआ है तो वहाँ से आप जाकर देखकर आराम से लिख सकते हो। ठीक है, फिर भी किसी प्रकार कोई परेशानी रह रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका हम लोग सोल्यूशन प्रदान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।